हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अहमद है इधर? जी सर। अहमद जी, तो कुछ लोग के इश्यूज आ रहे हैं ना, अटेंडेंस के, जो भी हैं जेन्युइन है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो इनको बोलना कोई एक तरफ केस कंबाइन कर लेना और फिर प्रूफ के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं तो हम लोग उससे लगा रहे हैं, वो जो जूम पे जी चैट सर। होती है वो भी। तो उस लिहाज से देख के कर लेंगे। अगर किसी का जेन्युइन मिस हुआ होगा तो वो नजर आ जाएगा। मेरे पास तो रिकॉर्ड है प्रीवियस, जो भी है। चलें, ठीक है सर। तो बाकी जो करीब आ गए हैं वो थोड़ा सा कॉशन लें, क्योंकि आई थिंक 9 के बाद ड्रॉप होता है फिर, तो उसके साथ से थोड़ा देख देख रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर थे उसमें हमने स्मॉल सिग्नल स्टार्ट किया था। तो स्मॉल सिग्नल की एक बेसिकली किसी क्यू पॉइंट पे एक छोटा सा सिग्नल होता है, उसको उसमें हम लोग कहते हैं एसी सिग्नल देते हैं। तो ये उसकी एक तरह से दोबारा पिक्चर है, जिसमें राइट साइड वाला है वो सिर्फ क्यू पॉइंट बाइसिंग के लिए होता है, और लेफ्ट वाला एक तरह से उस पे क्यू पॉइंट पे डीसी वोल्टेज पे एसी साइन वेव दी है। तो स्मॉल सिग्नल बेसिकली कोई छोटा सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई करके आप लार्ज सिग्नल बना रहे हैं। तो इसका हमने थ्री डेरिवेशन सीखी थी, जो मैं यहाँ साइड पे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। आज इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब जैसे जीएम का अगर इक्वेशंस थी, तो जीएम था, एक थी आईसी अपॉन वीटी। वैसे कुछ इक्वेशंस तो गिवन होती हैं पेपर में, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन अगर हुआ मिड टर्म तो उसमें तो ऑफिस होगी, बुक होगी आपके पास तो। अच्छा देखिए, मैंने हल्की सी गलती करी है, मैं कुछ ऐसी कर लेता हूँ कि अब जैसे आई सी कैपिटल था तो वी बी स्मॉल होना, आई सी क्या स्मॉल था तो वी बी स्मॉल होना चाहिए। ये वो, ये जो हमने ए सी डी सी और इंस्टेंटेनियस के बारे में डिफरेंस देखा था, तो वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। कैपिटल होगा तो कैपिटल देखना होगा। अब आर पाई हमने देखी थी, इनपुट रेजिस्टेंस थी। सही है, तो जब हम बेस के थ्रू देख रहे थे, मतलब बेस की साइड से देखते थे, तो इनपुट रेजिस्टेंस आर पाई कहलाती थी। वो अगेन वो वी बी ई अपॉन आपका आई बी था, और आपका बीटा अपॉन जी एम था, फिर आपका बी टी अपॉन आई बी था। ठीक। तो दूसरा हमने आर ई देखा था। आर ई भी इनपुट रेजिस्टेंस थी, लेकिन लुकिंग फ्रॉम एमिटर साइड। तो मतलब अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो वो आर ई होगा, और मैं इधर से देख रहा हूँ तो वो आर पाई होगा। जब हम मॉडल की बनाएंगे तो उससे समझ आएगा कि आर ई हमें कंसिडर करना है, आर पाई कंसिडर करना है। पाई मॉडल भी होते हैं, ई मॉडल भी होते हैं, हाइब्रिड मॉडल्स जो होते हैं, तो शायद आपने कवर करे होंगे। तो अब आर ई और आर पाई में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ, जैसे इसमें आई बी की जगह आई ई गिवन है, यहाँ बीटा अपॉन जी एम था तो यहाँ अल्फा अपॉन जी एम होता है, वहाँ वी टी अपॉन आई बी था, यहाँ वी टी अपॉन आई ई होता है। फिर एक रिलेशन आपका आर पाई टू आर ई का होता है, जो आपका 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई। ये जो आपकी मिडिल की इक्वेशन है, ये अल्फा जी एम और बीटा जी एम से आप इसको ड्राइव करके ये 1 प्लस बीटा आर ई निकाल सकते हैं। ये तो अब आज हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 6.35 और 36 है, कंबाइन करके हम लोग देखना इसको। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो गिवन है कि आपको आईसी गिवन है, ये आपका डीसी वाला आईसी है, ये आपको 0.5 मिली एम्पियर गिवन है, और आपको बीटा गिवन है जो आपका 200 है। अब हमें इसका जीएम फाइंड करना है, जीएम अननोन है।
हमें इसका आई बी फाइंड करना है, इसका आर पाई फाइंड करना है एंड इसका आर ई फाइंड करना है। अब पहले मुझे आई सी गिवन है, मुझे बीटा गिवन है और जीएम फाइंड करना है मुझे। तो कौन सा फॉर्मूला, मतलब जीएम सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, आर पाई आर ई के फॉर्मूले में लिखे हैं। हमें आई सी गिवन है हमें, और वी टी हमें पता है कि 25 मिली वोल्ट होता है, तो हम 0.5 मिली आई सी अपॉन वी टी 25 मिली। कोई मुझे जल्दी से वैल्यूज साथ बताता रहे कोई एक मेरा आज हेल्प कर दे वैल्यूज सॉल्व करने में, तो मैं उससे पूछता रहूंगा बार बार। तो कोई है जो कहने अपने आप को? 0.02। ठीक है, तो 0.02, तो 0.02 मतलब 20 मिली भी होता है। सही। और ये जीएम आपका 1/r होता है, तो आर का रेसिस ओम्स होती है, और ओम्स होता है आपका वी अपॉन आई या वोल्ट अपॉन एम्पेयर। तो जीएम की जो होती है वो आपको एम्पेयर अपॉन वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बाकी है आई बी आर पे आर ही। जीएम फाइंड आउट हो गया है हमारे पास, जीएम पता है हमारे पास, हमें बीटा पता है, मैं आर पाई फाइंड कर सकता हूँ। सर 25 आपने बीटी रखा है। ये बेसिकली आपका ये वाला फॉर्मूला था, जीएम इज इक्वल टू आई सी अपॉन वी टी। उसमें आपका आई सी 0.5 मिली एम्पेयर है और वी टी आपको 25 मिली वोल्ट है, तो इससे जीएम आपका 20 मिली एम्पेयर पर वोल्ट आ गया था। अब आई बी भी फाइंड कर सकते हैं, आर पाई फाइंड कर सकते हैं, वो चॉइस पे है। तो आई बी अब दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आई बी एक इसका फॉर्मूला बना सकते हैं हम, क्योंकि इसमें आपको बीटा ही पता है, जीएम भी पता है, वीटी पता है, इससे भी आप आई बी निकाल सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको आई सी पता है और आपको बीटा पता है, तो आप आई बी उस तरह भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आई बी आपको पता है कि ये होता है आई सी अपॉन बीटा, इससे भी आप आई बी निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतर इसलिए आई बी के लिहाज से क्योंकि आप जीएम इंडिपेंडेंट है। अगर आपने पहले वाले केस में जीएम गलत फाइंड कर लिया, तो ये इक्वेशन है 2, इससे आप कह लें कि आपका आई बी गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों में सेम आंसर आएगा। तो आई सी 0.5 मिली है, पीटर 200 है, तो मेरा आई बी क्या आएगा? मतलब भी बताते रहो। सर 2.5 म्यू एम्प्स। 5 म्यू एम्प्स, और ये म्यू आपका बेसिकली माइक्रोन भी होता कहते हैं इसको। माइक्रो। क्या ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि माइक्रो की पावर क्या होती है, तो ये इक्विवेलेंट होता है इसका 2.5 10 की पावर -6। नहीं मतलब ये पता होने की चीज़ है, लेकिन कुछ लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि मैंने पेपर चेक किया उसमें होता है कि -6 होता है, तो कोई मिली में लिख रहा होता है, कोई बस इग्नोर करता है। सही है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आई बी आपका 2.5 माइक्रो एम्पेयर है, जीएम आप मालूम कर चुके हैं, आर पे आर ई रह गया है। आर पे की इक्वेशन से हमारे पास बीटा ओवर जीएम भी है, वी टी अपॉन आई बी भी है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आर पे हमारा, अगर मैं बीटा अपॉन जीएम कर लूँ, तो बीटा मेरा 200 है और जीएम मेरा 20 मिली है। सर आपने फॉर्मूले में तो अल्फा अपॉन जीएम लिखा है। अल्फा अपॉन जीएम आर ई का है, अभी हम आर पाई कर रहे हैं, तो आर पाई बीटा अपॉन जीएम है। तो आपको बीटा पता है 200 है, जीएम 20 मिली है, तो इसका एक जीरो, इसका जीरो कटा, इसका 2 और इसका 2 कटा, तो 10/1 मिली हो गया, और मिली ऊपर आके के हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 के हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा था? तो आर ई वह फाइंड कर सकते हैं, आर ई आपका अल्फा अपॉन जी एम है या वी टी अपॉन आई है, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। वी टी पता है, आई सी पता है, आई सी से आप आई ए निकाल सकते हैं, और आपको अगर बीटा पता है तो इस तरह से आपको
अल्फा पता है, तो हम कोई भी कर लेते हैं, अल्फा अपॉन जीएम कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? 0.995। 0.995 डिवाइड बाय 20 मिली कितना होता है? 49.75। 49.75। किसी का कुछ गलत आ रहा है, चेंज आ रहा है तो बता दे। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एक तरह से, कि वैल्यूज आपको गिवन थी और बाकी फाइंड करना था। ऑब्वियसली पेपर में इतना सिंपल तो नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग इसलिए कि फॉर्मूलाज आपको बताने के यूज कैसे होते हैं। तो हमेशा आपका जो आर पाई होगा ना, वो हमेशा एक लार्जर वैल्यू कंपेयर टू आर ई। ऑब्वियसली फॉर्मूला भी आपको यही बताएगा कि आर पाई 1 प्लस बीटा आर ई। और अक्सर हम मॉसफेट में भी जब जाएंगे ना, तो आप जब बेस की साइड से देख रहे हैं इस साइड से, और आप जब देखते हैं उस साइड से गेट की साइड से मॉसफेट में, तो हमेशा रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इनपुट रेजिस्टेंस। और अगर आप एमिटर की साइड से और उस केस में आप सोर्स की साइड से देखते हैं, तो आपकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। तो ये चीज़ आपकी वैल्यूज भी रिलेट करेंगी कि आपका आर पाई है, अगर आप रेजिस्टेंस फ्रॉम बेस देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू रेजिस्टेंस फ्रॉम एमिटर। और ये फॉर्मूला जो लास्ट में लिखा था, ये भी उसको बताता है कि 1 प्लस बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आर ई, तो आर पाई आता है आपका। तो अब एक इक्वेशन, एक एक्सरसाइज और थी 6.37। अब इसमें अगेन बीटा और आईसी दिया था, तो यहाँ का बीटा गिवन है वो 100 है, आईसी आपको गिवन है वो 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, अब इन्होंने यही चीजें जैसे यहाँ निकालने को बोली थी वो ही निकालनी है। तो हम बस मुझे कोई वैल्यूज बता दीजिए जल्दी करके कि क्या आ रही है। तो इस पे एक बोनस मार्क रख लेते हैं, जो मुझे पहले तीनों की वैल्यूज बता देगा उसको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। मैं सेव कर लूंगा अपने पास। तो मुझे जीएम आर ई आर पाई तीनों की वैल्यूज चाहिए। सर 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 जीएम की वैल्यू 40 मिली है, आर ई की 24.75 और आर पाई की 2500। ठीक है, आपका नाम क्या है? अभी हाँ अभी हाँ। अच्छा, आपका आई क्या आ रहा था? नहीं सॉरी, आपका आई बी क्या आ रहा था? आई बी सर, आपने आई बी निकालने को नहीं कहा। सर IB 40 मिली है। नहीं, आपने निकाला था सर मैंने अल्फा अपॉन जीएम से निकाला आर ई। आर पाई। सर आर पाई मैंने बीटा अपॉन जीएम से निकाला। ठीक है। सही है, मैं बस वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि वो बुक से तो कॉपी नहीं कर दी, नोट आंसर तो नहीं बता दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी आपका नंबर है 10342। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये जो हमने तीन फाइंड किए वैल्यूज, ये आपका जीएम आर ई और आर पाई है। ठीक है, तो ये सिमिलर था जो हमारा लास्ट 6.35 पे था। अब ये तो काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कहने के बेस से आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा सॉल्व करके फाइंड करनी होंगी, लेकिन फॉर्मूलाज यही यूज होंगे।
तो अब जैसे कुछ फॉर्मूलाज हैं और मतलब कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं, तो उसको यूज करके सॉल्व करते हैं। जैसे अभी आर पाई बीटा अपॉन जीएम से निकाला था, वैसे वी टी अपॉन आई बी से भी निकल सकता है। नहीं तो अगर किसी केस में आपको आई बी गिवन है तो आप आर पाई निकाल सकते हैं और फिर आप बैकवर्ड जाके आप जीएम भी निकाल सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूलाज मिसमैच करके ऊपर नीचे करके फॉर्मूलाज आ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक जीएम था ट्रांस कंडक्टेंस, एक आर पाई और आर इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम बेस एंड इमिटर रिस्पेक्टिवली। तो ये तो देख लिया, एक वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन बेसिकली कह लें आप एम्पलीफायर है, तो जिस वैल्यू से आउटपुट इंक्रीज होगा वो आपका वोल्टेज गेन कहलाता है। तो कुछ केसेस में उसको AV बोलते हैं, कुछ उसको सिर्फ A बोलते हैं, कुछ उसको G बोलते हैं। तो अभी इसको AV कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज गेन का सबसे एक इजी फॉर्मूला जो होता है वो होता है V आउट ओवर V इन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बस आउटपुट वैल्यू एम्पलीफाई हो रही है इनपुट वैल्यू से। तो लेकिन हम दूसरी क्वेश्चंस पे जाएंगे कि बाकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं एक VC की इक्वेशन लिखना चाहूँ, ये मेरा इंस्टेंटेनियस VC है, मतलब ये DC प्लस AC है। तो VC बेसिकली आपका इधर से लेकर इधर तक वोल्टेज ड्रॉप क्या है वो VCE है। तो इसका जो इक्वेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, जो सप्लाई है माइनस जो करंट ड्रॉप है इस RC के क्रॉस। तो इसका आप कह लें कि ये इक्वेशन होगी, सही है, माइनस ICRC। अब जो आपका IC है ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस IC करंट। तो ये क्या होगा, ये DC प्लस AC होगा ऑब्वियसली। तो DC प्लस AC करंट आपका IC टाइम्स RC। तो लेफ्ट में जो एक IC था वो आपका इंस्टेंटेनियस था, मतलब एक कंट्रीब्यूशन हो रहा है DC IC करंट है और एक कंट्रीब्यूशन AC IC करंट। अब DC IC करंट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपने DC वोल्टेज कांस्टेंट दी हुई है। AC जो IC करंट है वो वैरी करेगा। वो क्यों वैरी करेगा, क्योंकि अगर मेरा इनपुट सिग्नल वैरी करेगा तो मेरा आउटपुट सिग्नल वैरी करेगा। एक टाइम आएगा मेरा ये वोल्टेज VC ये ऊपर जाएगा, एक टाइम मेरा VC वोल्टेज नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि उस लिहाज से मेरा IC यहाँ वैरी करेगा और इस रजिस्टर के पास ड्रॉप वैरी करेगा। तो तभी आपका जो आउटपुट है वो स्विंग के फॉर्म में आएगा अगर इनपुट स्विंग है। तो इंस्टेंटेनियस करंट वैरी करेगा लेकिन DC करंट कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमने इसको फिलहाल ब्रेकअप किया हुआ है, हमने IC इंस्टेंटेनियस करंट था, इसको हमने AC प्लस DC लिखा हुआ है, AC प्लस DC IC करंट। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि VCC माइनस ICRC एंड माइनस ICRC। तो ये हमने ब्रैकेट्स ओपन किया और कुछ नहीं किया ना, ठीक है। तो ये छोटा IC था, ये बड़ा IC था। तो अब VCC माइनस ICRC है वो आपका कैपिटल VC के बराबर है। अब देखें ये बात हो रही है सिर्फ DC करंट वाली, ये बात हो रही है राइट वाले सर्किट की। इस केस में जो VCE है, जो कैपिटल VC है वो बेसिकली क्या होगा, VCC माइनस ICRC, और ये DC IC करंट है, सही, जो कैपिटल IC के फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये मेरा इंस्टेंटेनियस VC है। तो इंस्टेंटेनियस VC बेसिकली कैपिटल VC जो DC VC है माइनस AC करंट के अक्रॉस ड्रॉप है। तो ये वही बात है कि अगर मेरा इनपुट स्विंग वैरी कर रही है तो उस लिहाज से मेरा जो आउटपुट है वो करंट भी वैरी करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो मेरा VB है और मेरा जो IC है उसका एक कर्व होता है, उसका मेरा कर्व क्या होता है, वो ये कर्व होता है। तो अगर मैं AC स्विंग से VB वैरी कर रहा हूँ हल्का सा,
ऐसे वैरी हो रहा है मेरा वी बी, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से मेरा आई सी वैरी हो रहा है। अब ये आई सी मेरा ए सी आई सी की बात कर रहे हैं, ये वैरी कर रहे हैं। अब ये जब बढ़ेगा तो बेसिकली क्या होगा, ये आई सी जब आपका थोड़ा बढ़ा तो ये आई सी आर सी ड्रॉप बढ़ा, और ये फैक्टर अगर बढ़ा नेगेटिव वाला तो ओवरऑल आपका वी सी है वो आपका कम हुआ। तो तभी आपका जो एक इन्वर्जन कहलाती है बेसिकली, वो क्या है कि मैं अगर इंक्रीज हो रही है तो मेरी जो आउटपुट स्विंग है वो डिक्रीज होती है, और फिर जब मेरी इनपुट स्विंग डिक्रीज होती है तो मेरी आउटपुट स्विंग इंक्रीज होती है। ये वही है, जब मेरी इनपुट स्विंग इंक्रीज होगी तो मेरा आईसी करंट इंक्रीज होगा, आईसी करंट इंक्रीज होगा तो मेरा ओवरऑल वीसी डिक्रीज होगा। तो फिलहाल तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वीसी का इक्वेशन है। नहीं तो अगर इसको, अब अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा AC VC है। जैसे हम हर चीज में लिखते थे ना, तो हम इसको AC VC कह सकते हैं फिलहाल। तो हमें पता है कि आपका जो इंस्टेंटेनियस VC होता है वो आपका AC प्लस TC होता है, किसी में एक इन्वर्जन है तो AC माइनस TC होगा। तो यहाँ एक इन्वर्जन है, तो मैं इसको, अब मैं अगर सिर्फ AC VC की बात करूं, ये मेरा इंस्टेंटेनियस था, ये मेरा AC है, ये मेरा TC है। इंस्टेंटेनियस तो हमने ऊपर लिखा है, अब मैं अगर AC की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि माइनस IC RC, जिसमें मेरा IC ये जो करंट है ये AC है, VC मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है ये मेरा AC है। अब माइनस IC का फॉर्मूला ये जो हमने लिखे हुए हैं इधर से हम निकाल सकते हैं। हमें एक चीज पता है कि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये होता है IC अपॉन VB इक्वल्स टू GM। मैं अगर इस IC को यूज करके इधर डालूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि GM VBE और टाइम्स RC मेरा VC के बराबर है। इसको अगर मजीद हम लिखें और ये हम बोल सकते हैं माइनस GM RC टाइम्स VBE VC के बराबर है। यहाँ तक फॉलो करें हम। जी सर। अब एक चीज आप मुझे बताएं कि ये जो ऊपर वेव फॉर्म्स हैं इसमें मेरा वी आउट और वी इन किसके बराबर है, मतलब वी इन वोल्टेज किस वोल्टेज के बराबर है और वी आउट वोल्टेज किस वोल्टेज के बराबर है। देखिए वी इन है वो मेरा ये वाला वोल्टेज है, और ये वोल्टेज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मेरा वी इन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वी इन इक्वल्स टू VBE, क्योंकि हम बेस पे इनपुट दे रहे हैं और हमेशा कुछ चीज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं, और इमीटर आपका ग्राउंड है तो V इन इक्वल्स टू VB बोल सकता हूँ। सिमिलरली अब आउटपुट इस टर्मिनल पे ले रहे हैं, ये आपका क्या है, ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो मैं VC बोलूं या मैं VCE बोलूं या मैं V आउट बोलूं, वो बात एक ही है। ठीक है, VCE बेसिकली V कलेक्टर माइनस V इमीटर, V इमीटर ग्राउंड है तो VC इक्वल्स टू VC है, और क्योंकि आप आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं तो आपका V आउट है। अब हमें पता है कि हमारा जो AV है वो हमारा V आउट और V इन के बराबर है। तो मैं AV यही बोल सकता हूँ कि मेरा AV है वो मेरा चले V आउट और V इन के बराबर है, या वो मेरा VCE अपॉन VBE के बराबर है, क्योंकि मेरा V इन VBE है, मेरा V आउट VCE है, और मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि वो मेरा माइनस GM RC के बराबर है। तो आपका जो स्मॉल सिग्नल गेन है वो आपका माइनस GM RC होता है फिलहाल, जिसको हम लेके चलेंगे।
अब इसको ये वही चीज एग्जैक्टली जो हम पहले ही हम देख चुके थे। हमें पता है कि भाई आरसी अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो मेरा गेन बढ़ता है, और आरसी ज्यादा बढ़ाने से गेन बढ़ता है, और उसका एक मसला क्या होता है कि वीसीई कम होता है। अब आप रिकॉल करें कि ये क्वेश्चन थी, हमने पहले देखी थी इसको। हमने कहा था कि वीसीई आपका मिनिमम होगा तब आपका मैक्सिमम गेन होगा। जो एक कर्व था आपका, ये कर्व था, हमें पता है कि जब वीसी हमारा बिल्कुल मिनिमम होता है 0.3 था उस केस में आपका गेन है वो मैक्सिमम होता है। तो ये पॉइंट था आपका एज ऑफ सैचुरेशन वाला। तो और ये वही चीज है कि वीसी अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो मुझे आरसी मैक्सिमम चाहिए होगा। एक बार हमने तो असली में ये वही एग्जैक्टली सेम चीज है जो हम पहले देख रहे थे। तो एवी का फॉर्मूला जो है आपका गेन का वो -GM/RC होता है इस वाले सर्किट में जो टॉप लेफ्ट पे बना हुआ है। अब इसकी आप मजीद वेरिएशंस निकाल सकते हैं। -GM है, GM आपको पता है बहुत चीज है। GM का फॉर्मूला अगर आप चाहें तो IC/VT भी डाल सकते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन है IC/RC/VT भी हो सकता है, और IC/RC हमें पता है कि वो VRC था, तो वो VRC/VT भी हो सकता है। ये इक्वेशन भी हमने गेन की पहले देखी थी। तो ये मल्टीपल इक्वेशंस है गेन की जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वही बात थी कि गेन जितना ज्यादा चाहिए होगा उतना वीसी मेरा कम होगा। वीसी जितना कम होगा उतना कह लें कि स्विंग हर्ट हो सकती है। तो ये क्लियर हुआ गेन के डेरिवेशन टाइप। किसी किसी को मसला तो नहीं है? सर एक बार रिकॉल कर दें, इसको रिव्यू कर दें प्लीज। ठीक है, तो अब वो कहाँ तक क्लियर था, मतलब कहाँ से बताना शुरू करूँ मैं? सर एसी वाला जो वीसीई है वहाँ से। ठीक है, तो ये हमें पता है इंस्टेंटेनियस वीसी जो है, जो ये क्वेश्चन है, इससे मैं बता देता हूँ। इस ऊपर हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी, इंस्टेंटेनियस वीसी लेके चले थे हम। तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि इंस्टेंटेनियस वीसी इक्वल्स टू डीसी वीसी माइनस IC/RC, और इसमें जो आपका IC था वो आपका AC करंट था। अब हमें पता है कि DC वोल्टेज तो वैरी नहीं कर रहा, AC करंट वैरी करेगा, और मतलब इनपुट करंट आपका वैरी कर रहा है, उससे आपका आउटपुट करंट वैरी करेगा, क्योंकि आपने एक AC सिग्नल दिया हुआ है, एक साइन वेव दी हुई है इनपुट साइड पे, तो उस लिहाज से आपकी आउटपुट भी वैरी करेगी। अब यहाँ हमने देखा था कि VBE है वो आपका चेंज होगा, तो उस लिहाज से आपका IC चेंज होगा। और यहाँ भी पहले देख चुके थे क्यू पॉइंट में हम किसी को बाइस करते हैं और उस पर हम स्विंग देते हैं, तो उस स्विंग पे आपकी आउटपुट स्विंग भी वैरी करती है, तो IC उस लिहाज से वैरी करेगा, तो तभी आपका आउटपुट जो है VCE वो वैरी करेगा। तो वैसे तो इंस्टेंटेनियस VCE आपका DC प्लस AC होता है, इस केस में क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, एक इन्वर्जन है, तो वो DC माइनस AC हुआ है। तो जब VC बढ़ेगा तो आपका नेगेटिव होगा, फिर दूसरी केस में आपको पॉजिटिव होगा। तो इस से इधर हम पहुंचे थे कि आपका जो AC VCE है, क्योंकि हमें पता है कि वो आपका DC प्लस AC वाला फैक्टर होता है ये नहीं। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा IC/RC है ये मेरा AC VC के बराबर है माइनस IC/RC। असली में इक्वेशंस क्या होती है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ एक चीज मिटा के, सॉरी। ये कोई भी इंस्टेंटेनियस अगर कोई चीज लेते हैं आप, जैसे ये इंस्टेंटेनियस वाला आपका VC है, तो वो होता है आपका DC VC प्लस आपका AC VC। तो ये हमने देखा था, ये आपका इंस्टेंटेनियस VC था जो इसके बराबर है, टर्म ए कह लेते हैं इसको। DC VC आपका टर्म B के बराबर है, और माइनस IC/RC आपका टर्म C के बराबर है। तो यहाँ से हमने VCE है जो AC वाला, उसको हमने इक्वेट किया माइनस IC/RC के फॉर्म में। अब IC की इक्वेशन हमें पता है कि वो GM टाइम्स VB भी होता है।
GM टाइम्स VB, और हमें ये जो कर्व है इससे ही पता है हमें कि ये जो स्लोप होती है ये आपका GM के बराबर होती है, और y इज इक्वल एमएक्स कर लें, IC आपका y है, स्लोप आपका GM है, तो उस इस स्लोप से हमने इक्वेशन निकाली थी, चेंज इन IC अपॉन चेंज इन VB। तो चेंज वाला फैक्टर हटा के मैं ये लिख सकता हूँ कि IC इक्वल्स टू GM VB। तो हमने इस इक्वेशन में हमने IC को रिप्लेस कर दिया GM VB से, तो माइनस GM VB वो एज इट इज आ गया, सॉरी माइनस GM RC ऐसे आ गया, और VB बाहर आ गया, और VC लेफ्ट साइड पे। अब मैं जो बताना चाहता कि आपका इनपुट वोल्टेज होता है और आपका आउटपुट वोल्टेजेस वो गेन डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपका गेन होता है वो आपका होता है V out over V in। तो अगर मुझे V in पता है कि वो बेस वोल्टेज जो अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरा V in है, VB लिखूं या VBE लिखूं इस केस में सेम है क्योंकि एमिटर ग्राउंड है। तो इनपुट वोल्टेज में कहता हूँ कि VBE। तो अब ये VBE को हम इधर ले गए, डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया VCE अपॉन VBE। तो VBE आपका इनपुट वोल्टेज है V in, तो VB आपका इनपुट वोल्टेज हुआ और VC आपका आउटपुट वोल्टेज हुआ। तो आपका गेन इस लिहाज से माइनस GM RC हो गया। और इसकी बाकी डेरिवेशन से आपने मजीद निकाला हुआ है कि GM आपका ICVT होता है, तो ICRC अपॉन VT कर सकते हैं। GM आप कोई फॉर्म लगा सकते हैं, GM आप R पाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, बीटा अपॉन R पाई टाइम्स VT आपका गेन हो जाएगा, तो बहुत फॉर्मूला से निकल सकता है। तो फिलहाल हमारा जो मेन फॉर्मूला माइनस GM RC है, तो ये बताता है कि जितना ज़्यादा RC होगा उतना ज़्यादा गेन होगा, और GM जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गेन होगा। तो अब आप ये बाकी क्वेश्चंस हैं ये हमने पुराने फॉर्मूला से और इस GMRC फॉर्मूला से हमने डिराइव करके निकाली। अब इसका एक छोटी सी एक्सरसाइज है, 6.38 है। इसमें बोला मैंने कि VBE is adjusted to yield an IC of 1 milliampere। मतलब आपका IC 1 milliampere, आपका VCC है वो आपका 15 वोल्ट है, आपका RC 10K है, और आपका बीटा है वो आपका 100 है। हमें A फाइंड करना है जो हमारा VC अपॉन VBE है। अपन एक और वैल्यू दिया निकाय कि इफ VBE equals to 0.005 sin of omega t। VCE फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और IB फाइंड करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं मैं, VCE इक्वेशन चाहिए मुझे। तो मुझे ये इक्वेशन पता है कि गेन इक्वल्स टू VC अपॉन VBE है। अगर मैं गेन फाइंड कर लूं तो VC बेसिकली क्या होगा, गेन टाइम्स VBE। अब गेन की अगर बात आती है तो अगर गेन का ध्यान रखिएगा, एक चीज आप AC ले रहे हैं तो हर चीज में AC होनी चाहिए। मतलब अगर मैं अब VC अपॉन VB कर रहा हूँ तो मैं गेन में VC भी AC होगा, VB भी AC होगा। ऑब्वियसली गेन स्मॉल सिग्नल गेन है तो उसको आप AC सिग्नल्स ही लेंगे। तो एक गेन आपका VC अपॉन VB है, और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था वो आपका GM RC था, ये एक और फॉर्मूला था
माइनस आर सी अपॉन वी टी। आई सी आप में पता है 1 मिली एम्पियर है, आर सी हमें पता है 10 के है, वी टी हमें पता है 25 मिली है। तो मैं एक गेन निकाल सकता हूँ, गेन मेरा आ रहा है -400 वोल्ट पर वोल्ट। जो हमने ऊपर निकाले 1 मिली 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 कैंसिल होता है, 10 डिवाइड 25.4 होता है, और 0.4 की आपका 400 होता है। अगर मैं गेन की क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरा गेन टाइम्स वी बी वी सी होता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.005 साइन ओमेगा टी वी सी के बराबर होता है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि -2 ऑफ साइन ओमेगा टी वी सी के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी किसी को कोई मसला तो नहीं? ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, तो ये हमारा ए सी वी सी -2 साइन ओमेगा टी आ रहा है, जो हमें टी सी सॉरी ए सी हमें वी बी गिवन था। तो उससे हमने ए सी वी सी निकालिया, बस बेसिकली वो गेन से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि अब ये हमारी इक्वेशन जो हम हमेशा यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी सी प्लस ए सी। अगर इसके फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ, अभी हमने ऊपर शो किया था, वो हमने एक तरह से ए सी शो किया था हमने, ठीक है। अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वीसी फाइंड करना है तो बेसिकली उसमें डीसी फैक्टर ऐड होगा। तो आप ये तो निकाल चुके हैं, इंस्टेंटेनियस में निकाल चुके हैं, अब आपको डीसी वाला निकालना है। डीसी वाला वीसी अगर मुझे निकालने को बोला जाए, और वही इक्वेशन वही सर्किट वही है जो हमने यूज करा था प्रीवियस फिगर में। सॉरी, तो VCE अगर मैं DC फाइंड करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? हमें इक्वेशन हमेशा पता है कि VCE क्या होता है आपका, VCC माइनस RCRC। ये आपका DC VC होगा। VCC हमें पता है 15 है, और ICRC हमें पता है 1 मिली टाइम्स 10 के आपका VC होता है। तो 10 के टाइम्स 1 मिली आपका 10 होगा, के मिली कैंसिल होगा 5 तो 1 वोल्ट्स आ रहा है। बहुत सारे रखिए। तो अब अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस VC लेना चाहूंगा तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 माइनस 2 ऑफ साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस VCE है। अब बुक में इसको उन्होंने VC बोला हुआ है, और वो सेम है VCET लिखूं या VCT लिखें, बात एक ही है, क्योंकि इमीटर है वो ग्राउंड हुआ है, सॉरी इमीटर ग्राउंड हुआ है, तो वो काउंट नहीं होगा इसके इसमें। अच्छा, एक सेकंड प्लीज होल्ड करें।
तो मीटर ऑब्वियसली ग्राउंड है, तो हम VCT लिखें या VCT लिखें, बात एक ही है। तो उस केस में ये आपका बुक में जो VC लिखा है, हमने VC निकाला है, वो बात एक ही है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, इसको अब नेक्स्ट इसका भी फाइंड करना था IB। तो IB जैसे ही हमने VC की इक्वेशन सॉल्व की, वैसे ही हमें IB की भी करनी पड़ेगी। अब अगर मैं IB आपको बोलता हूं कि इंस्टेंटेनियस IB फाइंड करें, तो वो किसके बराबर होगा? DC IB के, और वो आपका AC IB के। अब जो DC IB है, वो हमें क्योंकि DC IC पता है और बीटा पता है, तो हम DC IB फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमारा 10 माइक्रो आ रहा है। 1 मिली डिवाइड बाय 100 आपका 0.01 मिली होता है, तो 10 माइक्रो होता है। अब आपका AC IB की बात हो रही है, तो उसके लिए अगर मुझे AC IC पता है, तो मैं AC IB फाइंड कर सकता हूँ। तो पहले हमें एक AC IC पता होना चाहिए। अब एक चीज हमें पता है कि जो VC E आपका था, या मैं VC लिख दूं, वो था -2 ऑफ साइन ओमेगा टी। ये जो यहाँ लिखा था AC VCE या AC VC के बराबर। तो ये एक तरह से हमें ये पता है कि ये ICRC होता है। ठीक है, तो आपका जो VC है AC VC वो -2 साइन ओमेगा टी था, या VC -2 साइन ओमेगा टी था, और VC होगा ICRC के बराबर। तो IC, इस इक्वेशन से हम AC IC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AC IC हमारा 0.2 साइन ओमेगा टी टाइम्स मिली वोल्ट, या मिली सॉरी ये एम्पियर है, तो ये करंट है, तो ये एम्पियर होगा, तो मिली एम्पियर आपका। तो आपने क्या किया, वैसे -2 साइन ओमेगा टी को डिवाइड कर दिया आपने 10 के से, तो -2 डिवाइड बाई 10 0.2 होता है, और k का इनवर्स मिली होता है। तो ये आपका IC करंट है AC वाला। तो इसमें अगर मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? अभी ये IC था, अभी इससे आप IB में निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे DC में आपने किया है कि आपने IC बीटा IB किया था, सिमिलरली आपका, सॉरी ये गलत लिख दिया, सिमिलरली आपका IC जो AC करंट है, वो आपका बीटा IB के बराबर होगा। तो IC जो वैल्यू आ रही है डिवाइड बाय 100 है बीटा, वो कर देंगे तो आपका IB आ जाएगा। तो वो 0.2 है, तो 0.002 मिली होगा, मतलब मैं साइन ओमेगा टी भी इग्नोर कर रहा हूँ, और 0.002 मिली मतलब 2 माइक्रो हो जाएगा। तो 2 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर मेरा IB हो जाएगा। तो इसमें हम ऊपर इसको ऐड कर देंगे इधर, तो हम इसको पूरा इक्वेशन लिख सकते हैं कि 2 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ माइक्रो, यहाँ एक ही जगह लिखना जरूरी है, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो वो अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि 10 + 2 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर, ये एज अ होल है आपका। तो इसमें किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? वरना इसमें मसला जो हल्का सा ये आता है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये IB या जो IC बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, AC की बात हो रही है। बेस और इमिटर में इतना मसला नहीं होता। जैसे ये मैंने स्मॉल लिखा था ना, ये आपका B समझ आ जाएगा कि B कैपिटल है, I स्मॉल है, तो ये इंस्टेंटेनियस IB की बात हो रही है।
कलेक्टर साइड में हल्की सी कंफ्यूजन होती है। तो कलेक्टर साइड में बस ये कंफ्यूजन होती है कि आई और सी स्मॉल और कैपिटल एक जैसा लगता है। तो अगर ऐसी कंफ्यूजन होगी तो थोड़ा सा या तुम पेपर में लिख देंगे ब्रैकेट में किसने टीनी साइज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो ये जो साइन ओमेगा टी की बात हो रही थी ना, ये जो क्वेश्चन में था, ये बेसिकली एक साइन वेव फॉर्म में दिया हुआ है। वो आपको पता है ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी का रेडियंस में होता है, और ये आपका ये 0.005 इस केस में है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो हमने साइन के फॉर्म में इसको लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन में किसी कंफ्यूजन है कि ये वैल्यूज कहाँ से आई, क्या आई? सर आपने ये AV में जो है इसका V/V कैसे लिखा है? या तो मतलब ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, कोई यूनिट ही नहीं होगा। वैसे सिर्फ -400 लिखने काफी होता है, लेकिन इसको यूनिट वोल्ट पर वोल्ट लिखते हैं मतलब बताने के लिए कि भाई ये वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। लोग बुक्स में भी इसको फॉलो करते हैं। मैं तभी अक्सर कुछ जगह में सिर्फ ये -400 लिख देता हूँ। वो बात सही है, अगर ये बात हो रही है वोल्ट पर वोल्ट की तो वो कैंसिल कर दें या कुछ ना लिखें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि बुक फॉलो कर रहा होता है वोल्ट पर वोल्ट का कुछ जगह में, तो वो हम भी कर लेते हैं। यहाँ केन में थोड़ी सी एक्सेप्शन ये होती है लेकिन फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको वोल्ट पर वोल्ट नहीं लिखें या लिखें तो फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आप चाहें तो उसे -400 लिख दें तो सही काउंट होगा, लेकिन बुक फॉलो करती है क्योंकि बताने का मकसद ये है कि ये वैल्यू बेसिकली आपका आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज करके आपने निकाला है कि कुछ। तो ये इसमें बस आपका मेन जो कंसर्न है वो कह लें कि फॉर्मूला से होना चाहिए कि जो सारी वैल्यूज जो हमने फॉर्मूला प्रीवियस देखे ना, अगर वो आपको पता होंगे ना, सामने लिखे होंगे एक जगह, सही है, तो उसमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर इस केस में हमें पता है कि IC और IB या गेन का फॉर्मूला क्या था, तो वो सारे फॉर्मूलाज अगर सामने क्लियर हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बस ये बताना चाहूँगा दोबारा कि हम क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे करके देते हैं, मतलब आउटपुट से इनपुट लेके आना सॉल्व करना हो किसी को, तो वो थोड़ा सा कहने फॉर्मूलाज को थोड़ा सा सामने अपने रखिएगा, इस लिहाज से कि फॉर्मूलाज कोई भी यूज होता है किसी केस में भी। तो ये तो थोड़ी सी दोनों एक्सरसाइजेस थी जो हमने स्मॉल सिग्नल पढ़ा उसके बारे में। नेक्स्ट हम इसका उस पर चलेंगे कि जो पाई मॉडल्स और के टी मॉडल्स हैं और जो आपकी सर्किट है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें अगर किसी को कुछ और कंफ्यूजन नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं। कल 140 पे नेक्स्ट क्लास है, उस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। कल 140 पे हमारी क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।